दीपक जी, पहले तो मुझे लाइन आपको पक्का याद होगी, वो विस्की बसे रम में, इसी तरह की कुछ लाइन थी। दूसरा, राजनीतिक संदेश क्या निकलेंगे? नरेश अग्रवाल के सिर्फ परिवार को खुश रहने वाली बात तो बीजेपी कर नहीं सकती। इतनी इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि छोटे गेम खेले। और वो भी जब चुनाव से ठीक पहले सिर्फ पिछड़े की बात चल रही थी। बीजेपी का गेम प्लान क्या था आपके हिसाब से, और क्या बीजेपी कामयाब हो पाई इसके प्लान में? देखिए संजय भैया, आवाज साफ आ रही है हमारी? जी बिल्कुल। ममता जी ने बहुत कुछ बोल दिया। ममता जी ने जो कहा कि भाई पिताजी का टिकट लेने गए थे और पिताजी का नाम कटवा के अपना नाम पे टिकट ले लिया, मतलब चुनाव बाप को लड़ना था, बेटा लड़ गया। बड़ी हिम्मत है। और बाकी कसर जो थी वो अजय भाई ने निकाल दी सारी चीज। तो अब बेहतर ये होगा कि अब नरेश जी को लेकर मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन मैं 2-3 चीजें कहना चाहता हूं एक टोटल पर्सपेक्टिव में लेकर। एक तो यह है कि जब बारात में विदा का समय हो रहा हो, जब समय विदाई का हो, उस वक्त जयमाला हो रही है इस वक्त, तब इनको उपाध्यक्ष और शपथ और चुनाव याद आ रहा है। जब तैयारी करनी 2022 की, मतलब ये कितना मतलब अपमान है मुख्यमंत्री के लिए भी, जो लीडर ऑफ द हाउस हैं। ये अपमान स्पीकर साहब का भी है, जो हृदय नारायण दीक्षित जी हैं। ये अपमान आनंदी बहन का भी है। ये अपमान स्वतंत्र देव सिंह का भी है। ये अपमान जेपी नड्डा का भी है। ये सारी पार्टी का अपमान कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। इतनी देर से आप फैसले ले रहे हैं। भाई नितिन अग्रवाल ऐसा तो है नहीं कि कोई उपचुनाव जीत के एक हफ्ते पहले जो है वो भाजपा के विधायक बने हैं। नरेश अग्रवाल ने भले ही लाखों पार्टियां छोड़ी हों, पहले कांग्रेस में थे, फिर लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी में आए, फिर सपा में आए, फिर बसपा में आए, फिर बीजेपी में आए, लेकिन बीजेपी में आए हुए उन्हें बहुत समय हो गया है। तो ये सारी चीजें अब क्यों? एक मतलब ये जो पूरी प्रक्रिया है उपाध्यक्ष चुनने की, कि जब सत्र साइन डाई एडजर्न होने वाली हो, तैयारी 2022 की हो, तब आप डिप्टी स्पीकर चुन रहे हैं। आप सोचिए। तो ये तो मुझे लगे कि बहुत इमेच्योर पॉलिटिक्स है, लेकिन पॉलिटिक्स इमेच्योर नहीं है। मैं नहीं मानता कि जेपी नड्डा हो या अमित शाह हो या स्वतंत्र देव सिंह हो, ये कोई कच्चे खिलाड़ी है। कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। ये अंदरूनी भीतरगात है। ये अंदरूनी लड़ाई है। ये जो खींचतान चल रही है ना, कि एक आदमी सलाह देगा, हो सकता है सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं, उन्होंने सलाह दी हो कि साहब नरेश अग्रवाल हैं, पुराने नेता हैं, बेटा जो है इनका जो है विधायक है, फिर दोबारा चुनाव लड़ सकता है, समाजवादी पार्टी से इनकी बातचीत चल रही है, ये हमको छोड़ के ना चले जाएं, तो साहब इनको कहीं एडजस्ट कर दीजिए। अब मंत्रिमंडल में जगह मिली नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार हुआ नहीं, तो उनका चलो भाई ठीक है, डिप्टी स्पीकर बना दो इनको। लेकिन ये फैसला जून में होना चाहिए। ये फैसला जनवरी फरवरी में होना चाहिए। ये फैसला अब कर रहे हैं, जब दरवाजा बंद हो रहा है, स्कूल बंद हो रहा है, घंटा बज चुका है, तब आप मॉर्निंग प्रेयर करने जा रहे हैं, डिनर के साथ समय आप नाश्ता सर्व कर रहे हैं। ये इस तरह की चीजें हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये सारी जो प्रक्रिया है, ये पार्टी के भीतर जो पावर सेंटर है, कि इस पार्टी में फैसला लेने में कितना समय लगता है, और कभी कभी तो फैसला ले भी नहीं पाते लोग। जैसे एके शर्मा, प्रधानमंत्री जनवरी फरवरी में उनको चीफ मिनिस्टर ऑफिस में एक बहुत ताकतवर कुर्सी देना चाहते थे। प्रधानमंत्री मोदी चाहते थे कि एके शर्मा इस प्रदेश को चलाएं, इसकी ब्यूरोक्रेसी को चलाएं, जो प्रोजेक्ट पटरी से उतर गए उनको पटरी पर लाएं। लेकिन प्रधानमंत्री की सुनी नहीं गई, मोदी जी की। खारिज कर दिया उनके कैंडिडेट को योगी जी ने, फैसला नहीं हुआ। उसके बाद हम सुन रहे थे कि साहब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें कुछ ओबीसी के चेहरे होंगे, कुछ दलित चेहरे होंगे, और हम जुलाई में सुन रहे थे, और इतने महीने लग गए। इसका मतलब क्या है कि या तो केंद्र और प्रदेश में उसमें कहीं गतिरोध है,
चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में या प्रधानमंत्री के दफ्तर में गतिरोध है, या फिर जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनका गतिरोध प्रदेश अध्यक्ष के साथ है, या उत्तर प्रदेश में भाजपा में जो संगठन है और जो सरकार है उसके बीच में मतभेद है। फैसला लेने के लिए आपको इतने दिन लगते हैं, सबको कन्विंस करना पड़ता है। संजय भाई, जब झगड़े होते हैं ना आपस में, तब बहुत देर में फैसले होते हैं। जिस घर में झगड़े होते हैं ना, वहां एक पंखा लगवाने में भी 3 महीना गर्मी गुजर जाती है, तब पंखा लगता है। झगड़े हैं पति पत्नी के, सास बहू के, जेठ जेठानी के, ये सब झगड़े हैं। तो ये एक चीज मुझे समझ में आ रही है कि भाजपा के अंदर जो भीतर घात है, जो अंदर की लड़ाई है, उसकी वजह से इतनी देरी लगी, नंबर 1। नंबर 2, देखिए जहां तक नरेश अग्रवाल जी की बात है, जब उनको कांग्रेस में जगह नहीं मिली, वो चाहते थे, अपने को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। एक समय पे नरेश अग्रवाल का वो आलम था कि वो अपने को वीर बहादुर सिंह और नारायण दत्त तिवारी उस गिनती में अपने को देखना चाहते थे, और खासकर जब प्रमोद तिवारी को उन्होंने किनारे कर दिया, कांग्रेस नहीं मानी, और तब उन्होंने लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी बनाई। और लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी ऐसी थी जिसको नरेश अग्रवाल ने बनाया, और लोकतांत्रिक कांग्रेस पार्टी ने मिलकर नरेश अग्रवाल को निकाल दिया उसमें से। फिर ये मुलायम सिंह के साथ आ गए, इन्होंने अमर सिंह को पकड़ा, अमर सिंह के चलते मुलायम सिंह के करीब हुए। और जब इनको राज्यसभा का 2018 में, क्योंकि मैं तो पार्लियामेंट कवर करता था, मैंने खुद देखा कि नरेश अग्रवाल प्रवक्ता बने हुए थे मुलायम सिंह यादव के, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बने हुए थे। लेकिन जब राज्यसभा में इनको टिकट दोबारा नहीं मिला, और अमिताभ बच्चन जी की जो पत्नी हैं और बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं जया बच्चन, उनको जब टिकट दे दिया गया तो नाराज हो गए कि भाई बच्चन साहब की बीवी को टिकट दे दिया, हमको नहीं दिया गया। इन्होंने तुरंत पार्टी छोड़ दी। तो ये क्या है कि जब भी टिकट इनको लगता है कि इनको टिकट नहीं मिलेगा, इनको अकोमोडेट नहीं किया जाएगा, तो ये पार्टी को लात मार देते हैं। तो हो सकता है अगर आप नरेश अग्रवाल के परिवार को एडजस्ट कर रहे हैं, तो ये भाजपा की कमजोरी भी दर्शाती है कि आपके लिए नरेश अग्रवाल जैसे लोग इतने इंपॉर्टेंट हो गए कि आप विदा होते होते जयमाल करा रहे हैं। ये इसी तरह से है संजय भाई कि अगर जब हमारे यहाँ बारात जाती है तो मिलनी होती है, और मिलनी में क्या होता है कि उधर के जो ताऊजी होते हैं और इधर के ताऊजी होते हैं, वो माला डालते हैं, फिर फूफा माला डालते हैं एक दूसरे को, फिर इधर का भाई उधर का भाई, दुल्हन का भाई और दूल्हे का भाई एक दूसरे को माला डालता है। ऐसे लोग माला डालते हैं, इसे मिलनी कहते हैं। और कभी कभी मिलनी में एक आदमी भूल जाता है, तो ऐसे आदमी को, ऐसे नरेश अग्रवाल को जब बारात चल रही है, विदा हो रही, तब मनाया जा रहा है उसको कि भैया हम माला डालना भूल गए थे, मिलनी भूल गए, चलिए भाई माला डाल दीजिए। ये जो एक हास्यास्पद तरीका, ये जो मतलब इस तरह की जो राजनीति है, मुझे लगता है कि लखनऊ में अगर केपी सक्सेना साहब जीवित होते तो इसमें बहुत अच्छा वो लिखते स्वतंत्र भारत में। ये व्यंग और कटाक्ष की घटनाएं हैं, इसको हम अशोक वानखेड़े जी पॉलिटिकल एनालिसिस का आप समय खराब कर रहे हैं कि हम हास्य और व्यंग पे राजू श्रीवास्तव को बुलाते, आप वो एक निगम साहब हैं उनको बुलाते, आप देखिए कितना बढ़िया प्रसंग होता। मैं बता सकता हूं, लेकिन फिर होगा कि आप मुझे बुलाएंगे नहीं, आप कहेंगे भाई ये दीपक भाई तो बहुत हल्की बातें करने लगे। लेकिन हकीकत ये है कि जब डिस्कशन हल्का होगा, अगर हम नरेश अग्रवाल को डिस्कस करेंगे तो हमारा कद नीचे जाएगा। दीपक जी, पूरी भारतीय जनता पार्टी जान लगा के वोटिंग करा रही है, हम मजाक उड़ा रहे हैं। आज आपने सबके, हमारे जितने भी कद है सबके कद छांट दिए। मुझे तो उसमें षड्यंत्र लगता है। पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में संजय भाई, मैं 1 हफ्ता हरदोई में रुका, शाहबाद भी गया, हरदोई भी था, और जिस होटल में रुका उस होटल में नितिन अग्रवाल की सभा थी, और मैं आपको बता रहा हूं कि उसमें 50 कुर्सियां थीं, 35 आदमी नहीं बैठे थे। और मेरा दुर्भाग्य था कि मैं नितिन अग्रवाल की सभा को कवर कर रहा था, और आज दोबारा मेरा दुर्भाग्य कि मुझे फिर बोलना पड़ रहा है उस पर। तो इन लोगों की देखिए कोई जमीन नहीं है, ये नेटवर्किंग करने वाले लोग हैं।
और आज मैं कह रहा हूं प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल, बुरा मत मानिएगा, प्रमोद साहब देख रहे हो, मैं डरता नहीं हूं किसी से। प्रमोद तिवारी, नरेश अग्रवाल और 10 नाम मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 ही ऐसे लोगों ने इस इतनी बड़ी पार्टी जिसका सफर फूलपुर से शुरू हुआ था, रायबरेली पहुंचा था, जहां से नेहरू जी लड़ते थे, इंदिरा गांधी लड़ती थी, जिसका चिराग कभी बुझता नहीं था, इन्होंने अमर ज्योति बुझा दी कांग्रेस की। ऐसे लोगों ने उत्तर प्रदेश में कि रगड़ रहे हैं, तमाम अलादीन आए लेकिन इस चिराग को रोशन नहीं कर पाए। ऐसे लोग हैं, एक दर्शक है ना ईमान है, एक दर्शक है ना अरुण ईमान कुमार। है। तो ये नरेश अग्रवाल जैसे लोग, प्रमोद तिवारी जैसे लोग, ऐसे दर्जन भर लोग जो सिर्फ नेटवर्किंग जिन्होंने करी, कभी किसी के साथ मिलके, कभी किसी के साथ मिलके, पता चला कि नेता विपक्ष धरने पे बैठा हुआ है और प्रमोद तिवारी प्लानिंग कमीशन का वाइस चेयरमैन हो गया। एनडी तिवारी धरने पे बैठे हैं, पार्टी को जिंदा करना चाह रहे हैं, और प्रमोद तिवारी एक मुख्यमंत्री के साथ मिला है और ये विपक्ष की राजनीति कर रहे थे। इस तरह की पार्टी है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जैसे लोग हैं, प्रियंका गांधी जैसे लोग हैं। देखिए, जनरेशन में कुछ ना कुछ ईमानदारी होती है। आप कभी भी देख लिए, बहुत सी ऐसी जनरेशन होती है, जैसे अखिलेश यादव। आपको लगेगा कि मैं अखिलेश यादव का प्रवक्ता हूं, मुलायम सिंह से बेहतर है अखिलेश यादव। सुन लें आज, मुलायम सिंह भी सुने जी। अखिलेश यादव के साथ डीपी यादव नहीं है, मदन भैया नहीं है, राजा भैया नहीं है, मुख्तार अंसारी नहीं है, अतीक अहमद नहीं है, कोई बैगेज नहीं है, कोई अमर सिंह नहीं है, कोई आजम खान नहीं है, कोई शिवपाल नहीं है। सारे दलालों को किनारे कर दिया है। और मुझे लगता है अगर इस बार अखिलेश यादव जीतेंगे, ये जो कपल है ना, डिंपल और अखिलेश का, दम है इसमें। मैं उनको जानता नहीं हूं, अखिलेश यादव को, कभी मैं उनके घर नहीं गया, मेरी कोई मुलाकात नहीं, मेरे पास फोन नंबर भी नहीं है, मैं व्हाट्सएप नहीं करता हूं, लेकिन मैं देखता हूं उस आदमी को, जिस तरह से वो राजेंद्र चौधरी को लेके चलते हैं। उस आदमी में आज की जो दूषित राजनीति है ना, जहां एक मठाधीश देवी की मूर्ति को देखकर आरती उतार रहा हो, कैमरे की तरफ चला जाए। आप भगवान के सामने खड़े हैं, आप भगवान को भूल गए आरती के समय, आप कैमरे की तरफ देख रहे हैं। ये मठाधीश होता है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अखिलेश यादव अपने पिता से बेहतर हैं। उन्होंने बहुत सी बैगेज को किनारे का, वो चाहता है, वो लड़का चाहता है कि इस पार्टी को थोड़ा बेहतर करे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो लोहिया की तरफ पार्टी को ले जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा, किसने गायत्री प्रजापति को किनारे किया था? किसने भ्रष्ट अधिकारियों को किनारे किया? अखिलेश यादव ने कुर्सी पर रहते हुए किया। क्या वो राजा भैया से मिल नहीं सकते? क्या मुख्तार अंसारी को टिकट नहीं दे सकते? अतीक अहमद लंबी लंबी गाड़ी लेके लखनऊ में लंबी गाड़ियों का चलन, संजय भाई बता रहा हूं, नोट कर लीजिए मेमोरी को। सबसे लंबी गाड़ी हमने लखनऊ में देखी, उस गाड़ी का नाम था टोयोटा क्राउन। और जो लंबी गाड़ियों का कल्चर आया, लग्जरी गाड़ियों का कल्चर आया, वो अतीक अहमद लेके आया, जो स्क्रैप का डीलर था, और उसने बेनी प्रसाद वर्मा को प्रभावित किया उन लंबी गाड़ियों से, बर्थडे में देके। उस कल्चर को अखिलेश यादव ने खत्म किया, उस कल्चर को खत्म किया। और मुझे लगता है कि अगर कहीं ना कहीं अखिलेश यादव उनको मौका मिला, तो इस उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग बंद होगा। संजय सेठ जैसे लोग लात मार के बाहर किए गए, जिन्होंने आधा लखनऊ खरीद लिया। तो लखनऊ में जो दरोगा से लेके चीफ सेक्रेटरी की जो बोली लगती है, क्या भाजपा में नहीं लग रही है? क्या इरिगेशन के मंत्रालय में पैसा नहीं लिया जा रहा है? जो बेसिक शिक्षा मंत्री थी, क्यों हटाई गई? सिद्धार्थ नाथ सिंह क्यों हटाए गए स्वास्थ्य से? एक मंत्री थे आप ही के 4 PM में, आप ही ने खबर लिखी थी, जिनका स्टिंग हो गया था। याद करिए, एक मंत्री, पुराने मंत्री, स्टिंग हुआ था उनका। एक और मंत्री जिसमें कुछ पत्रकार मिले थे,
जिन पर मुकदमा हुआ था, जिनके पीए के थ्रू डीलिंग हो रही थी 8-9 करोड़ रुपए की। कितने मामले बताऊं? जल शक्ति, भ्रष्टाचार शक्ति है या जल शक्ति है? बताइए आप, कहां है वो मंत्री आज की तारीख? तो मैं कह रहा हूं कि क्या, किस बात का योगी, किस बात की सरकार? तो मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं, जो आपने पूछा, मैं कह रहा हूं कि मुलायम से बेहतर प्रोडक्ट अखिलेश यादव है, ये हमको लगता है। और क्यों लगता है? क्योंकि उनके इर्द गिर्द डीपी यादव नहीं है, मदन भैया नहीं है, अतीक अहमद नहीं है, मुख्तार अंसारी नहीं है। बाई चॉइस उस आदमी ने चुना है। तो 10 में 2 नंबर तो दीजिए साहब। लेकिन दीपक जी, वो भी तो जाति की राजनीति कर रहे हैं, क्या जरूरत थी नरेंद्र वर्मा को खड़ा करने की जब पता था हार जाएंगे? देखिए, जहां तक नरेश वर्मा की बात है, मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोचा होगा, मैं देखिए फिर कह रहा हूं कि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं कि अखिलेश यादव के दिमाग में क्या चल रहा है वो मुझे पता लग जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी डिप्टी स्पीकर में चुप रहती, खामोश रहती, तो एक मैसेज सही नहीं जाता। उन्होंने एक मैसेज दिया है कि भैया हम कंटेस्ट करेंगे, और अगर आप नरेश अग्रवाल को पकड़ के लाओगे तो हम सीधे सीधे नरेश वर्मा को ले आएंगे। वो नितिन से उन्होंने नरेश को, और नरेश वर्मा अगर आप देखेंगे, कंपैरिजन करेंगे, संजय भाई आपको खुद मालूम होगा, हम तो चाहते हैं सवाल का जवाब आप दीजिए कि अगर अग्रवाल फैमिली से बेहतर नरेश वर्मा फैमिली है कि नहीं राजनीति में? आप बताइए, आप जवाब दीजिए। तो नरेश वर्मा एक बेहतर कैंडिडेट थे, और उस कैंडिडेट को उन्होंने ये मैसेज दिया कि हम सरकार के साथ नहीं हैं, उनके किसी भी फैसले में नहीं है, और उनके इस हास्यास्पद फैसले में हम नहीं, हम अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। जहां तक आपने ये कहा कि सब भाजपा ने अपनी सॉलिडेरिटी आज दिखा दी, भाजपा ने ये दिखा दिया है कि सब एकजुट है, बिल्कुल एकजुट नहीं है। 150 विधायक धरने पे बैठे थे, उन्होंने इसलिए वोट दिया क्योंकि चुनाव नजदीक है, टिकट कट जाएगा, और जिस भाजपा के विधायक का टिकट भाजपा काटेगी उसको सपा भी टिकट देने वाली नहीं है, याद रखिएगा। तो लोगों ने जो वोट आज दिया है, विधायकों ने इसलिए दिया है क्योंकि चुनाव की बयार है, चुनाव एकदम मुहाने पे खड़ा हुआ है। उनको लगता था कि आज अगर हम विप का उल्लंघन करते हैं, अगर आज हम वोट नहीं देंगे तो सीधे सीधे हमारा टिकट कटेगा, डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। और कोई भी विधायक नहीं चाहता है कि एट द 11th आवर, एकदम लास्ट मोमेंट पे ऐसी स्थिति आ जाए। तो ये कोई नितिन अग्रवाल या भाजपा के फैसले पे मोहर नहीं लगाई है, विधायकों ने अपने टिकट के लिए वहां जाके मोहर लगाई है, बने रहने के लिए कि उनका टिकट ना कटे। क्योंकि अगर कोई सिटिंग एमएलए है रूलिंग पार्टी का और उसका टिकट कट रहा है, जो प्रचंड बहुमत पे पार्टी है, उसको मुख्य विपक्षी दल, प्रिंसिपल अपोनेंट पार्टी टिकट नहीं देगी। और मायावती से कोई टिकट लेना नहीं चाहेगा हारा हुआ, खारिज किया हुआ विधायक, क्योंकि वहां पर उस टिकट को लेने का मतलब है उसका बिजनेस जो प्रोपोर्शन इतना ज्यादा है, वहां इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा है टिकट में, वहां पर वही टिकट लेगा या तो वो कोई मुंबई का ठेकेदार बिल्डर हो, या कोई बहुत बड़ा अपराधी हो, अतीक अहमद टाइप का, जो चाह रहा हो कि भाई हम अपने मुकदमे ठीक करा लें, हमें थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंस मिल जाए। उस तरह के लोग वहां आते हैं, खासकर बिल्डर लोग आते हैं जिनको तमाम तरह की क्लियरेंस वगैरह नोएडा अथॉरिटी वगैरह से करानी होती है। वो लोग आते हैं कि अगर 400 का प्रोजेक्ट है तो 10-15 करोड़ दे दो, कोई बात नहीं। देखिए, मैं, अजय भाई बैठे हैं, और अजय भाई जो हैं 30 साल से अजय भाई जो हैं वो लखनऊ की रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आगरा में संपादक रहे एक बड़े अखबार के। ये भी गवाह है, संजय भाई आप भी गवाह हो, आपको भी 25-30 साल हो गए। मैंने सिर्फ ये कहा कि मेरे मन में हमेशा एक पिछले कुछ सालों से एक संशय रहता था, एक सवाल उठते थे कि आखिर क्या कारण है, आखिर क्या कारण है कि अखिलेश यादव राजेंद्र चौधरी के साथ क्यों चलते हैं? वो राजेंद्र चौधरी जो सिर्फ 2 रोटी और 1 दाल खाते हैं। राजेंद्र चौधरी से, देखिए, 2 लोग बड़े ईमानदार, मुझे बिल्कुल भी कैमरे पर कहने में, अशोक भाई आपकी तवज्जो चाह रहा हूं मैं, बिल्कुल सुन रहा हूं सर, 2 लोग मेरी नजर में बहुत ईमानदार हैं, और ईमानदार आदमियों का मैं बस्ता भी उठा सकता हूं, मैं उनका झोला उठा सकता हूं, चाहे
पत्रकार दीपक शर्मा, आप चाहे कुछ कहिए, ऐसा पर्सन, ऐसा सिटीजन ऑफ उत्तर प्रदेश, बॉर्न इन लखनऊ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप, 2 लोग आज की तारीख, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, मैं उनका झोला उठा सकता हूँ। कहने दीजिए कि साहब ये दीपक शर्मा बीजेपी के दलाल हैं, फलाना है, ये है, वो है, चेले हैं, मैं उनका झोला उठा लूंगा, चाहे आप 4 PM में फोटो खींच के छाप दीजिए अखबार में। दूसरा आदमी राजेंद्र चौधरी है। ये 2 लोग, तीसरा आप जल्दी गिना नहीं पाएंगे संजय भाई, ऐसे 2 लोग जो राजनीति के सबसे ईमानदार चेहरों में से हैं उत्तर प्रदेश में। एक भाजपा का है, एक समाजवादी पार्टी का है। निष्कलंक, बहुत सिंपल जीवन। मैंने स्कूटर पे चलते हुए फोटो खींची थी और स्टोरी करी थी। स्कूटर पे चल रहे थे लक्ष्मीकांत वाजपेयी जब वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे। स्कूटर पे चलते थे, खुद खाना बनाते थे, एक कमरे में रहते थे और ज्यादातर ट्रेन से सफर करते थे। मेरठ से नौचंदी ट्रेन से आते थे वो। उनके पास इनोवा की, फोर्ड एंडेवर की कोई उनके पास फ्लीट नहीं थी। आज माफिया टाइप के जो मैं देख रहा हूं, कोई ऑडी से चल रहा है, कोई मर्सिडीज से चल रहा है, जिनके बाप के पास पक्का मकान नहीं था, लिंटर की छत नहीं थी जिनके बाप के पास, कहिए तो लिस्ट दे दूंगा आपको। तो मुझे हमेशा एक मेरे मन में सवाल उठता था कि आखिर क्या वजह है कि अखिलेश यादव राजेंद्र चौधरी को लेकर चल रहा है। राजेंद्र चौधरी ना हो गया, चाचा चौधरी हो गया, मतलब हमेशा साथ में। लंदन जा रहे हैं तो भी जा रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं तो भी आ रहे हैं। और मुझे हमेशा मन में सवाल उठता था कि भाई राजा भैया कुछ भी कहिए, राजा भैया दबंग है, बाहुबली है, जीतने का दम रखता है। और एक क्षेत्रीय पार्टी वो हमेशा दमदार और बाहुबली लोगों को इसलिए चुनती है क्योंकि वो जीत के लाते हैं और पैसा उन पर खर्च नहीं करना, उल्टा पैसा देते हैं। क्यों नहीं मदन आपने राजा भैया को अपने साथ लिया? जो समाजवादी पार्टी के पुराने बाहुबली थे कहां हैं आज? कहां हैं बताइए आप? सब जीवित हैं। तो ये जो एक मैं कहूंगा कि उनका अंदर ये जो एक तरह का एंगल है, एक तरह का डायनेमिज्म है अखिलेश को, उसको भी आपको सोचना होगा कि वो व्यक्ति सोचता है। फिर दूसरी चीज, मैं भी 2 दिन पहले लखनऊ में गया था और मैंने देखा कि जो इमारतें आपके गोमती नगर में 4 साल पहले जिस दशा में थी, आज भी उसी दशा में है। ऐसी कई प्रोजेक्ट हैं, ऐसी कई इमारतें हैं जिन पर एक ईंट नहीं रखी गई पिछले 4.5 साल में, वैसी की वैसी पड़ी, कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप हजरतगंज जाके देख लीजिए, हजरतगंज में वो जो रौनक थी चली गई है। क्या प्रोग्रेस है? कोई आपने मतलब योगी जी का कुछ तो मतलब 2% तो डेवलपमेंट करते हैं आप। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री को लखनऊ से मोहब्बत ही नहीं है, प्यार नहीं है आपको। जब मुझे प्यार होगा ना, जज्बा होगा अपने शहर के लिए, तब दीपक भाई उन्हें किसी से प्यार नहीं है अपने सिवा। उनसे अच्छी तो मायावती थी, जब वो ब्लैक एंड व्हाइट करके होल्डिंग्स लाई। उन्होंने हजरतगंज को पुराने जमाने की तर्ज पर एक एंटीक लुक दी, एक कमेटी बनाई, कुछ डिसीजन लिए। आप एयरपोर्ट से आते हैं तो जो आपको ऐतिहासिक जो एक टच आता है, जो लखनऊ का पुराना आर्किटेक्चर था, वो मायावती ने दिया है। योगी जी ने एक ईंट नहीं रखी। 4.5 साल योगी जी ने अपने को एस्टैब्लिश किया, अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश किया। उत्तर प्रदेश को एस्टैब्लिश नहीं किया है, लखनऊ को एस्टैब्लिश नहीं किया है, गवर्नेंस को एस्टैब्लिश नहीं किया है। योगी जी ने खुद को एस्टैब्लिश किया है कैमरे के सामने। तो उन्होंने अपना विस्तार तो किया, जैसे मोदी जी ने 2014 के बाद अपना विस्तार तो किया, योगी जी ने अपना विस्तार किया। आप एक कल्ट अपने को आपने बना लिया। आपने गवर्नेंस की तरफ नहीं देखा, आपने लॉ एंड ऑर्डर की तरफ नहीं देखा, आपके पास कोई इनोवेशन नहीं था, आपके पास कोई विजन नहीं था, आपके पास कोई आइडिया नहीं था। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री से ज्यादा नगर निगमों ने काम किया होगा। किस लिए आप वोट देंगे? सिर्फ हिंदू मुसलमान होने पर, या सिर्फ
कुर्सी के पीछे एक गेरुआ तौलिया बिछाने पर हम आपको दे दें। हमको लगता था कि एक मठ का व्यक्ति है, मठाधीश है, जब ये आएगा तो एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा, भ्रष्टाचार जड़ से मूल नाश होगा उसका, एक विकास की तरफ ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। झूठे आंकड़े, झूठे विज्ञापन, झूठे होल्डिंग, मतलब आपके विज्ञापन भी जो हैं उसमें समाजवादी पार्टी के किए हुए काम उनका जिक्र होता है। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद, मायावती से कोई उम्मीद नहीं है, कांग्रेस को बहुत समय लगेगा संजय भाई, थोड़ी बहुत उम्मीद लगती है जो आदमी डेवलपमेंट पॉलिटिक्स कर सकता है वो अखिलेश यादव में। ये मैं कह रहा हूं, मैं कोई तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ अखिलेश यादव की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है कि वो मुख्तार अंसारी को, अतीक अहमद को, राजा भैया को, डीपी यादव को, जिनकी पहचान कभी समाजवादी पार्टी से बनी, उन्हीं को खारिज आपने क्यों कर दिया? ममता जी क्या लग रहा है? बिल्कुल ठीक है, जो सेकंड जनरेशन है समाजवादी पार्टी की, वो मुझे बेहतर लगती है और इसीलिए वो शिवपाल को नहीं ला रहे। ममता जी बुरा मना मानिएगा, शिवपाल को इसीलिए, शिवपाल की छवि वो इंटीग्रिटी वाली पॉलिटिक्स की नहीं, वो ऐसे ही लोग कहते हैं कि साहब संगठन के आदमी है, तो संगठन के आदमी तो सुनील बंसल है।